ये वॉल्यूम 7 में ना टैक्सेशन का पोर्शन है, किसका है, टैक्स का है। तो पहले वॉल्यूम 3 तक हो गया है अपना, 7 करेंगे, फिर उसके बाद 4 5 6 करेंगे, राइट। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है आप लोग का, फंडामेंटल एंड एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम, चैप्टर 62, फंडामेंटल एंड एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, क्लियर। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या सीखेंगे सर, जीएसटी क्या है, एक तरीके का टैक्स है सर। फुल फॉर्म जीएसटी का, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी एक प्रकार क्या है सर, टैक्स है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द टैक्स, मतलब क्या समझते हो आप लोग, टैक्स मतलब The money we pay to the government for the services or जो सर्विसेज या गुड्स यूज करते हैं हम लोग उसके लिए गवर्नमेंट को पे करते हैं, ऐसा। हाँ, न जाने आप लोग अभी सुबह से यहाँ तक आए हो तो न जाने कितना टैक्स भर के आए हो, आप लोग को पता है आप लोगों को। हाँ, यहाँ तक आए हो, जब से उठे, सुबह कितने बजे उठे हो, 6 7 वॉट एवर, वहां से लेके अभी तक आने में आपने टैक्स भरा है, आपको पता है, पता है कैसे, आयुषी कैसे भरे। वाटर यूज किए होंगे उसका टैक्स भरते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट ब्रश भी किए होंगे उसका भी भरे होंगे। यस सर। सर आप टूथब्रश यूज किए हो तो टूथब्रश जो खरीद के लेके आए हो उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है। टूथपेस्ट जो यूज आपने किया है उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है सर, उसमें देखना लिखा रहेगा एमआरपी के बगल में, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हैंड वॉश करके आए होंगे तो उसमें भी टैक्स जुड़ा है सर, नहा के अगर आए होंगे तो उसमें भी जुड़ा है। आ रही बात समझ में, सोप वगैरह जो भी सोप शैम्पू वॉट जो भी यूज किए सब में क्या जुड़ा हुआ है, टैक्स जुड़ा, राइट। तो tax means tax is a fees which is charged by the government on goods services and income। टैक्स क्या है, एक तरीके का फीस लेती है गवर्नमेंट हमें, किस पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे एंड इनकम। तो देते क्यों, क्योंकि हम लोग, गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हीं पैसे से हमारे पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे सड़क कौन बनवाए, हम लोग बनवाए क्या सर, हमारे पैसे से बने, टैक्स हम लोग जो देते हैं उस पैसे से गवर्नमेंट ने बनवाया। गार्डन वगैरह, तालाब वगैरह, वॉटेवर जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है सर, गवर्नमेंट क्या करता है, हमारे इस टैक्स के पैसे को यूज करके बनाता है सर। हम लोग भी तो यूज करके आ रहे हैं, यूज करके आएंगे नहीं, आप वहां से यहाँ तक कैसे आए, रोड से आए ना, बाई रोड, ठीक है। सर दैट इज द टैक्स। तो टैक्स अगर कोई पूछे कि टैक्स मतलब क्या समझते हो तो आपको क्या बताना है कि सर टैक्स एक प्रकार का फीस है, क्या है, फीस विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट। कौन चार्ज करता है, गवर्नमेंट। और ये कोई टैक्स कोई नई चीज नहीं है सर, बहुत पुराने समय से ये चलता हुआ रहा है, प्राचीन काल से। पहले राजा महाराजा लेते थे सर, राजा महाराजा क्या करते थे, जो भी अनाज होता था उसका कुछ पार्ट, जब उस टाइम पैसे का चलन नहीं था तो अनाज का कुछ पार्ट क्या कर लेते थे, रख लेते थे सर, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अभी पैसे के रूप में देना पड़ता है। तो टैक्स का एक तरीके का फीस है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, किन चीजों पे सर, गुड्स पे, सर्विसेज पे एंड इनकम पे। तो गुड्स और सर्विसेज पे जो चार्ज करती है उसे बोलते हैं जीएसटी। क्या बोलते हैं, जीएसटी। जीएसटी किस पे टैक्स है सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इनकम पे जो चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। अच्छा, इस पे एक गाना है, एक गाना सुना है आप लोग, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, नहीं सुना ये गाना, मुझे प्यार करो मुझे प्यार। गवर्नमेंट भी एक गाना बना रखी है हम लोग के लिए, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर
सुबह तक मुझे टैक्स भरो, मुझे टैक्स। हमारी बात समझ में, गवर्नमेंट भी यही गाना गाती है हम लोग के लिए, और लेती भी है सर, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, टैक्स 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 टैक्स। हमारी बात समझ में। तो इस चैप्टर्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, टैक्स क्या है, फंडामेंटल ऑफ जीएसटी, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज सीखेंगे, और जीएसटी आने के फायदे क्या थे। क्लियर है? यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हो, पर हमने ये बताया टैक्स इज अ फीस विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स सर्विसेज एंड इनकम। सर टाइप्स ऑफ टैक्स की बात करें तो, टाइप्स ऑफ टैक्स की अगर बात करें तो कितने प्रकार की टैक्स होती है सर? टाइप्स ऑफ टैक्स, टैक्स कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। किसने बोला? कौन बोला? हाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दो प्रकार की टैक्स। सर क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, बताइए। किसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, किसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं? इनकम टैक्स होता है हाँ हाँ फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स होता है, हाँ, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है। एंड जो हम गुड्स में जो हम पे करते हैं हाँ, वो हम कर रहे होते हैं बट वी आर नॉट नोन बाय इट, तो मे बी इनडायरेक्ट। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये तो एग्जांपल हो गया सर, इनकम पे टैक्स जो भरते हैं वो डायरेक्ट है, और गुड्स और सर्विसेज में जो टैक्स भरते हैं ये इनडायरेक्ट, ये तो एग्जांपल हो गया। बट उसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का? डायरेक्ट टैक्स, टैक्स विच इज लेविड, लेविड करना मतलब चार्ज करना, लेविड करना मतलब चार्ज एंड बर्डन ऑन द सेम पर्सन, सेम मिस्टर। तो जब टैक्स का लेविड मतलब टैक्स जिस पे लगाया जाता है उसका बर्डन भी उसी बंदे पे पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। सर जैसे जैसे इनकम टैक्स लगाया भी उसी पे जाता है और उसको भरना भी अपने जेब से पड़ता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं सर? जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, हालांकि वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है, एबोलिस्ट हो चुका है सर वेल्थ टैक्स। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सर लेविड मतलब क्या होता है, चार्ज लगाना, तो चार्ज किसी और पे। अच्छा ये मोबाइल वाला चार्ज नहीं है, चार्ज मतलब लगाया जाता है ना? सर लगाया किसी और पे जाता है लेकिन उसका बर्डन किसी और, ऐसे टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे जीएसटी, जैसे कैसे जीएसटी लगाया किसी और पे जाता है और बर्डन किसी और पे, देखिए जैसे हम लोग टूथपेस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर? सब करके आए हैं तो आज सारे लोग, यस। इसमें डाउट तो नहीं है? सर इसमें आप घर पे जाके देखना, एमआरपी लिखा होगा और ब्रैकेट में लिखा होगा इस तरीके से, ENCL डॉट, मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल, मतलब इसमें जीएसटी वीएसटी सब जुड़ा हुआ है सर। तो ये टूथपेस्ट आपने किससे खरीदा, या आपके पास कहां से आया? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर हुआ होगा सर, कौन, इसको किसी ने बनाया होगा सर, राइट? ओके, मैन्युफैक्चरर के बाद किसके पास आया होगा ये सर? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के,
से किससे गया होगा, डीलर के पास, डीलर से होलसेलर, एंड होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से फिर आपके पास कस्टमर। राइट, इतनी बात क्लियर है। अब समझना सर, जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा होगा ना, तो इस पे जैसे मान लो टूथपेस्ट को बेचा इससे 50 रुपए का, से 10 रुपए क्या लगाया होगा, जीएसटी मान लेते से, इसके पास पहुंचा कितने का, 60। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को लगाया होगा ना, तो जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को बेचेगा तो गुड्स भी बेचता है और टैक्स भी ट्रांसफर कर देता है। टैक्स का बर्डन क्या कर देता है, ट्रांसफर। भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। मतलब ये 10 रुपए का बर्डन किसको ट्रांसफर कर देगा, डीलर को। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। अभी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को बेचेगा तो केवल गुड्स का पैसा नहीं लेगा सर। मान लो इसको बेचा इसने 70 रुपीज प्लस जीएसटी भी चार्ज करेगा 15 रुपए, मान लो 50। तो ये 15 रुपए, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये 15 रुपए, ये 70 रुपए तो गुड्स का हो गया, 15 रुपए जीएसटी में से ना 10 रुपए जो जीएसटी दिया है वो निकाल लेता है, और 5 रुपए किसको जमा कर देता है, गवर्नमेंट को। तो इसके पास से जीएसटी का बर्डन हुआ क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, नो सर, वो 10 रुपए दिया था मैन्युफैक्चरर को, और 10 रुपए किससे ले लिया, डीलर से ले लिया। वही काम ये भी करेगा। डीलर भी जब होलसेलर को बेचेगा तो गुड्स का भी पैसा लेगा और जीएसटी का भी पैसा ले लेगा। वही काम इसने किया सर, और वही काम रिटेलर का। लेकिन रिटेलर तो अल्टीमेटली लगा जीएसटी कहां कहां सर, इसके पास जीएसटी लगा, इससे इसके पास लगा, इसके पास, इसके पास, लेकिन अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर पड़ा, कस्टमर। इसीलिए इसका नाम क्या है, कस्टमर। कष्ट से मर, इसलिए इसका नाम पड़ा है। क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है जो खाएगा वही टैक्स पचाएगा। तो खाता कौन है सर, कस्टमर। अगर कस्टमर भी बेचता तो वो भी जीएसटी चार्ज कर देता, ले लेता जीएसटी। तो अल्टीमेटली सर लगाया कई और, मतलब इसको बोलते हैं लेविड या चार्ज कई स्टेज पे हुआ, लेकिन अल्टीमेटली बर्डन किस पे पड़ा, समझ। तो ऐसे टैक्स को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, लेविड ऑन द समवन बट बर्डन ऑन द अनदर पर्सन। आज बात समझ में। तो ऐसे टैक्स को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। क्लियर है सर, लगा किसी और पे, बर्डन हुआ किसी और पे। तो आपसे कोई पूछेगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो आप बता सकते हैं, यस सर बता सकते हैं हम लोग। बहुत बच्चे आंसर किस तरीके से देते हैं, बहुत लोग आंसर किस तरीके से देते हैं, तो जो डायरेक्टली लिया जाता है वो डायरेक्ट, और इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं तो इनडायरेक्ट। ऐसा आंसर नहीं देना, सारी समझ में, थोड़ा सा अच्छे से आंसर देना है, प्रोफेशनल वे में देना है, ये चीजें समझ में। तो अभी क्लियर है, टैक्स कोई पूछे तो टैक्स बता सकते हो, टैक्स के टाइप्स कोई पूछे तो वो टाइप्स आप क्लियर बता सकते हो, ठीक है। अब आइए थोड़ा बहुत जीएसटी में पढ़ते हैं। जीएसटी के बारे में क्या लिखा है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस। दूसरी लाइन क्या लिखा है, जीएसटी इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टैक्स रिफॉर्म्स। सर इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब टैक्स मतलब पता ही है, रिफॉर्म्स मतलब क्या मतलब होता है इनका। बोल रहा है जीएसटी इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टैक्स रिफॉर्म इन आवर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ है तब से लेके अभी तक में जीएसटी का मतलब टैक्स सबसे बड़ा चेंजेज है। नहीं बोलते बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया इनके बॉडी में, मतलब जिम विम करके ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हुआ है, मतलब सर बड़ा ही अद्भुत
बड़ा चेंजेस हुआ। तो जब से स्वतंत्र हुआ हमारा देश तब से लेके रिफॉर्म मतलब सुधार, सबसे बड़ा सुधार आया है किस रूप में? जीएसटी। सारी बात समझ में? अच्छा, कोई जीएसटी कोई नई चीज नहीं है, तो ये कई कंट्री में पहले से ही लग रहा। सारी बात समझ में? कोई जीएसटी ऐसा नहीं कोई नया चीज इंडिया ने खोजा, टैक्स नहीं सर, ये बहुत से कंट्री में बहुत साल पहले से ही अप्लीकेबल है। तो सर हमारे देश में लेट क्यों हो गया? तो 2007 से ही कांग्रेस गवर्नमेंट इसको लगाना चाह रही थी। थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू समझना आप लोग। तो मोदी जी ही इसको क्या कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये आने से हमारे देश को नुकसान है, ऐसा है वैसा है तमाम, राइट। मोदी जी उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी, किसकी थी? सेंट्रल केंद्र में कौन था? कांग्रेस सरकार थी। तो जब कांग्रेस सरकार इसको लगाना चाह रही थी, मनमोहन सिंह इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वो अर्थशास्त्री थे, लगाना चाह रहे थे, वो उसके बेनिफिट को समझते थे जीएसटी को। लेकिन उस टाइम बीजेपी सरकार ही क्या की, अपोजिशन में थी, अपोजिशन लीडर थी वो लोग। वही लोग बोले नहीं 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 लगेगा, ऐसा जिससे दिक्कत है, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। तब मोदी जी खुद, जब बीजेपी सरकार केंद्र में आई, तो वो लगाने लगी, तो कौन मना करने लगा? कांग्रेस सरकार मना करने। लेकिन कांग्रेस सरकार बहुत रोकना चाहिए, लेकिन इनके पास नंबर्स ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा थे, तो चाह के भी रोक नहीं पाए। तो सदन में ना इलेक्शन वोट पड़ता है कि ये प्रस्तावित होगा कि नहीं होगा। तो इनके पास नंबर्स ऑफ सीट्स कम थे, बीजेपी के पास ज्यादा था, तो वो इम्प्लीमेंट कर। राहुल गांधी बहुत कोशिश की, लेकिन मोदी जी रुके। तो क्यों ऐसा? समझिए, हमारे देश को स्वतंत्र करने में सबसे बड़ा रोल किसका है? हाँ, बोलो। देश का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? क्यों सर? क्या महात्मा गांधी ने ही योगदान दिया और कोई नहीं? सर इनसे बड़े बड़े लीडर हुए, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, बहुत लोगों ने सच कुर्बानी दिया, लाला लाजपत राय, बहुत लोगों ने। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको दुर्भाग्यवश हम लोग जानते भी नहीं। बेचारे 20 साल, 18 साल, 21 साल में गोली खा गए देश की स्वतंत्रता, जिसका हम लोग कीमत नहीं समझते। आज हम लोग सड़कों पे ऐसे घूमते फ्रीली, एहसास होता है अंदर से, वाह वी आर सो लकी कि हम लोग स्वतंत्र हैं। नहीं है सर, क्योंकि हमने गुलामी देखा नहीं है। जब आपके दादा परदादा से पूछना, वो लोग देखे हैं, उनसे पूछोगे तब उनको पता है कि हाँ ये स्वतंत्रता का क्या इंपॉर्टेंस है, गुलामी में कैसे रहना पड़ता है। आज का समय, मतलब बिफोर 1947 से जो लोग थे, अभी भी बहुत लोग हैं, है ना, वो आपको बताएंगे कि हाँ वो कैसा समय। तो सर बहुतों ने जान दिया सर, लेकिन नाम किसका आया? आज सबसे बड़ा रोल महात्मा। उसी तरीके से बहुत प्रधानमंत्री आएंगे और बहुत प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन कल को हमारा देश जो बहुत तेजी से डेवलप की ओर जा रहा है, कल डेवलप्ड हो जाएगा, महाशक्तिशाली देश बन जाएगा सर, तो उस टाइम नाम किसका आएगा? मोदी जी का आएगा। तो क्यों? क्योंकि जीएसटी किसने लगवाया? मोदी। उस टाइम वो सब स्टोरी सब भूल जाएंगे कि अरे कांग्रेस पहले से लगाना चाहती थी तो इन्होंने ये सब सब भूल जाएंगे। किसका नाम आएगा सर? दिन दूर नहीं है जब आपके जेब में गांधी जी की जगह पे कौन रहेगा? आई बात समझ में? तो सर राजनीतिक पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये सब हुआ सर। मोदी जी को भी पता था कि इसके आने से बेनिफिट है और कांग्रेस सरकार को भी पता था। लेकिन क्रेडिट हम ले इस वजह से सर 2007 से क्या हो गया, कब इम्प्लीमेंट हुआ सर? तो 2007 से लेके 19 तक हो गया सर, क्या इसको 2017 में सॉरी इम्प्लीमेंट होने में टाइम। सारी बात समझ में? इतने साल लगते। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये क्या है? जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड
many indirect taxes in India, such as the excise duty, VAT, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हो जो टैक्स पढ़े हो, सब्जेक्ट टैक्स सब्जेक्ट कोई भी, बीकॉम फाइनल ईयर सेकेंड ईयर वॉटेवर में था? कोई नहीं? अभी तक नहीं आया थी सेमेस्टर में। अच्छा, अभी तक कोई नहीं पढ़ा, मतलब कुछ भी मैं पढ़ा दूं चलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सर एक एक्साइज ड्यूटी होता है, जीएसटी आने के पहले था, जो कि किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरिंग पे। किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगता था। वैट, सर वैट किस पे लगता था? विद इन अ स्टेट, जैसे छत्तीसगढ़ गुड्स छत्तीसगढ़ में बेच रहे हैं तो पहले क्या लगता था? वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आप लोगों को ध्यान होगा जीएसटी पहले आप लोग कहीं बिल में देखते होंगे तो वैट लगता था। क्या लगता था? वैट। सर्विस टैक्स, सर्विस कोई ले रहे हो तो सर्विस टैक्स। आदि बात समझ गए? तो इन सबको रिप्लेस कौन कर दिया सर? जीएसटी ने कर दिया। The Goods and Service Tax Act was passed in Parliament on 29th March 2017 and came into effect on 1st July 2000 2017। In other words, GST is levied on the supply। सर जीएसटी कब लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पे अब टैक्स नहीं लगता सर। जैसे एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। अब जीएसटी जो लेविड होता है, लेविड मतलब लगाया जाता है किस पे? सप्लाई पे। किस पे लगता है? ऑफ गुड्स एंड सप्लाई मतलब समझते हो? सेल पे नहीं लगता सर। सेल इज द नैरो टर्म्स एंड सप्लाई इज द वाइडर टर्म्स विच इंक्लूड द सेल्स। जैसे मान लो गुड्स यहां से आप भिलाई भेज रहे हो विदाउट जीएसटी का बिल दिए हुए, गुड्स रास्ते में पकड़ाया, तो आप बोल दिए कि नहीं नहीं मैं इसको बेचा नहीं हूं, मैं इसको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अपने क्या कर रहा हूँ? सप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में आप बेचे हो, तो गवर्नमेंट आप पे एक्शन ले सकती है। लेकिन सप्लाई कर दिया उसने, बोल दिया ठीक है आप बेचो चाहे मत बेचो, सप्लाई भी करोगे तो जीएसटी का बिल होना चाहिए। सारी बात समझना। अभी ये सब चीजें थोड़ा डिटेल में हम लोग सीखेंगे आगे। ध्यान रखना, कोई पूछे जीएसटी किस पे लगता है तो सेल वर्ड नहीं बोलना कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या वर्ड यूज करना है? सप्लाई, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द सेल इज द पार्ट ऑफ सप्लाई, राइट। इसलिए ब्रांच ट्रांसफर पे भी जीएसटी लगता है। जीएसटी इज अ सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द इंटायर। क्या है सर? पहले क्या होता था ना सर, ये लाइन क्यों लिखी हुई है? पहले जो वैट लगता था ना वो स्टेट वाइज अलग अलग नियम थे, वो स्टेट लेवल का टैक्स था। क्या था? और उसमें रूल्स रेगुलेशन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बनाती थी। लेकिन जो जीएसटी वो क्या है? वो ऑल ओवर इंडिया सर सेम टैक्स लॉ है। जीएसटी इज अ सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द इंटायर कंट्री। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में जीएसटी का नियम कानून अलग है, जीएसटी का रेट अलग है, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, दिल्ली में अलग है, हरियाणा, पंजाब, आसाम ये अलग अलग, ऐसा नहीं है। वैट में ऐसा होता था कि वैट में यहाँ रेट कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, बिहार में कुछ और, यूपी में और कुछ और। सारी बात समझ में? सर ऐसा होता था, यस। जैसे जब मैं जुपिटर, मैं बताता हूँ कैसे होता था। मेरे पास एक गाड़ी है टीवीएस स्कूटी है सर, और इसके पहले मेरे पास गाड़ी क्या थी? बजाज डिस्कवर की बाइक थी। देखा है इस गाड़ी को आप लोगों ने? ये गाड़ी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दे रही थी, तो मेरा मन में कई दिन से चल रहा था कि इसको चेंज करके दूसरी गाड़ी लेना चाहिए, राइट। तो ड्यू टू मिड क्लास इशूज, फिनेंशियल, सर मन में चल तो रहा है लेकिन ले नहीं पा रहे। हम लोग मिड क्लास फैमिली क्या होता है, जो चीज वो खरीदता है वो 2 साल पहले से वो सोचता रहता है तब जाके खरीदता है। कार लेना है, कार लेना, तो ऐसा नहीं कि आज मन किया बस आज ही गए कार ले आए। वो कितने साल पहले से चल रहा है दिमाग में? 2-3 साल से चल रहा है। सारी बात समझ में? ऐसा होता है।
जैसे आप अगर एप्पल का मोबाइल लेते हो तो ऐसा नहीं आज ही मन में आया एप्पल खरीदना है गए ले आए, सर वो कई साल से आपकी विश रहती है। ठीक, तो क्या हुआ मेरे दिमाग में भी चल रहा था, एक दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था क्लास लेने के जस्ट बाद, तो उसमें अमिताभ बच्चन साहब जो है टीवीएस जुपिटर के एम्बेसडर थे, और उसमें लिखा हुआ था 0%, ऐसे बड़ा सा बना था, फाइनेंस, और 0% फाइनेंस लिखा था। फर्स्ट टाइम ये चीज पढ़ा, मैं बोला वाह, टीवीएस कितना अच्छा ऑफर दे रहा है, ब्याज लगना नहीं है। 0% फाइनेंस मतलब 0% इंटरेस्ट, सॉरी, इस पे ब्याज लगना नहीं है, और डाउन पेमेंट भी बड़ा छोटा सा लिखा था, और स्कूटी का प्राइस भी अप्रॉक्स 62-63 ऐसे लिखा। मिडिल क्लास फैमिली को तो यही चाहिए कि 0% इंटरेस्ट के रेट पे हमें कोई चीज मिल जाए, कोई दे दे। अब मैं पहुंचा टीवीएस के शोरूम पे, मैंने पूछा भैया स्कूटी है क्या, और पेपर लेके मैं गया था संयोग से, मेरे मन में था कि रेट वेट ज्यादा बताएगा, तो रेट लिखा है 62,000 दिखाऊंगा वहाँ। मैं पूछा जुपिटर चाहिए, बोला कि हाँ मिल जाएगा सर, दिखाया उन्होंने, गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, तो कितना पड़ेगा इसका, तो उन्होंने बताया। मैं बोला जी अब तो 0% है, हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ने ऑफर लाया है, कुछ भी ब्याज नहीं लगेगा, हो जाएगा। तो बोला कितने की गाड़ी है, तो उन्होंने बोला 65,500 या ऐसा कुछ रेट बोला। मैं बोला कुछ कम है, बोला सर 2-4-500 रुपए कम हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा बचता नहीं है। और उनका भी कहना सही है सर, टू व्हीलर्स हो चाहे फोर व्हीलर्स हो, उसके प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस मार्जिन नहीं रहता, जो आप एसेसरीज लगाते हो जो बिना पूछे लगा देते हैं वो, सर उसमें मार्जिन, ठीक है। तो मैं बोला कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा रेट लगा रहे हैं ऐसे वैसे फलाना, और कम करिए। तो बोला नहीं सर 64,500 से कम नहीं हो पाएगा। तो मैं उसको न्यूज़पेपर पर देखा, ये देखिए आपकी कंपनी का ऐड आया है 62,000 का। तब उन्होंने बड़ा अच्छी चीज हमसे बोला, बोला सर ये जो रेट आप लेके आए हो ना, ये दिल्ली का रेट है। किसका है? दिल्ली का एक्स शोरूम प्राइस है, और वहां पे वैट रेट कम है, छत्तीसगढ़ में वैट रेट ज्यादा है। अगर आपको यही 62,000 में खरीदना है तो आपको दिल्ली से मंगानी पड़ेगी। आज बात समझ में? तो कहने का मतलब कि सर अलग अलग स्टेट में अलग अलग गुड्स का रेट क्या होता था, अलग अलग डिसाइड करता था, कि वैट जो है वो स्टेट लेवल का टैक्स था, उसको बनाता कौन था सर? स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी। समझ गए? मतलब कंपनी एक, प्रोडक्ट एक, लेकिन स्टेट वाइज क्या है रेट अलग। अब जैसे नैनो, नैनो का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। टाटा का जो कि मेरे हिसाब से फ्लॉप हो गई सर, ये गाड़ी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। कहाँ दिखता है नैनो? दिखता है नैनो बहुत जल्दी? नहीं सर, क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हाथी के शरीर में, सॉरी हाथी तो ज्यादा वर्ड बोल दिया, क्या बोल सकते हैं सर, हाथी के शरीर में चूहे का हार्ट लगा दिया गया, मतलब इंजन किसका लगा दिया गया सर? चूहे। उस गाड़ी को अभी ध्यान से देखो, जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके कोई जान खींच रहा हो। मतलब अगर थोड़ा सा चढ़ानी पे, अगर ऐसे चढ़ना हो हल्का सा, अगर थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो ऐसा लगता है उसका प्राण वहीं पे। सर क्यों? सर शरीर दे दिया हाथी का और इंजन लगा दिया सर चूहे का, कहाँ से खींच पाया? और एक चीज, दूसरी चीज सर, एक गिफेन लॉ है, वो कहता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का रेट एकदम ही कम कर दोगे तो वो भी बिकना बंद हो जाता है, इंफीरियोरिटी फील होने लगती है। एक गिफेन लॉ है, जब आप पढ़ोगे शायद 12th इकोनॉमिक्स है किसमें था, उसमें था कि उसमें
मतलब बताया गया था कि तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है कि उसमें मीट का रेट के ब्रेड ब्रेड का रेट एकदम कम कर दिया गया, तो वो ब्रेड बिकना क्या हो गया, बंद। तो आज नैनो कार क्यों नहीं लोग खरीदते? ऐसा नहीं कि वो खराब है सर, क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि सर नैनो अगर आप लेके जाओगे और कोई पूछ लिया किस चीज से आए हैं, आप बोलिए कार से आया हूँ, तो मुझे ड्रॉप कर देंगे क्या? तो बोले, आइए बैठिए, तब आप लेके जाएंगे पार्किंग में, देखेगा नैनो, तो बोलेगा ठीक है सर मैं चला जाऊंगा, आप कोई टेंशन। समझ पा रहे हैं? मतलब आपको अंदर से इंफीरियरिटी फील होना। आप जितने का नैनो उतने का टू व्हीलर आप खरीद लो, 1 सवा 1.5 लाख 1.5 लाख की गाड़ी खरीद लो, बाइक बुलेट खरीद लो, आपको बुलेट ज्यादा सुपरियरिटी देगा। कोई पूछेगा किससे आया, मुझे ड्रॉप कर दीजिए, आप बुलेट निकालोगे तो आपको ज्यादा अच्छा फील होगा इन कंपैरिजन टू नैनो सर। जैसे अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निकली हुई है, आप लोग देखे हो, छोटी सी बौनी टाइप की निकली हुई है, किस किस कंपनी की है, महिंद्रा की आई थिंक से क्या, देखोगे तो एकदम बौनी एकदम। हाँ, क्या नाम है उसका, उस गाड़ी का? तो मुझे लगा कि यार ये क्या गाड़ी निकाल दिया कंपनी वाले ने। बट मतलब इसके पीछे जो स्टोरी थी, जो रतन टाटा जी ने देखा हाँ हाँ था हाँ हाँ एक्सीडेंट, उन्होंने हाँ। एक एक्सीडेंट देखा होते हम्म। हुए, फिर उन्होंने देखा कि कितनों की एक्सीडेंट्स कॉज होती है बिकॉज ऑफ टू व्हीकल्स। नहीं, उन्होंने एक्सीडेंट नहीं देखा था, उन्होंने स्टोरी क्या थी कि वो जा रहे थे, और जा रहे थे तो देखा उन्होंने रास्ते में एक टू व्हीलर पे हस्बैंड वाइफ और उसके 2 या 3 बच्चे क्या थे, हाँ उसी पे बैठे हुए थे। उनको थोड़ा सा लगा यार कैसे मिडिल क्लास फैमिली फेस करी जबरदस्ती। हाँ अब देखियो कभी कहीं जैसे कोई फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, देखना एक बाइक पे हस्बैंड वाइफ, तीन तीन बच्चे, एक लोग को तो टंकी पे बैठा दिया हाँ जाता है एकदम आगे खींच के उसको टंकी में बैठा, 5 5 लोग सर सवारी करते हैं। 2 बच्चे बीच में रहते हैं, लेडीज पीछे रहती, कब वो पीछे से पीछे निकल लेगी गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं है। तब उनको लगा क्यों ना इनके लिए जो है ऐसी जगह बनाए कि इनके बजट में आ जाए और वो सेफली वहां से जाए। देखा जाए तो उस टाइम जब इनकम कम थी तो कंसेप्चुअल वाइज दिस वाज गुड, बट विद टाइम लोगों की इनकम बढ़ गई तो ये इंफीरियर ऐसे लगने नहीं लगा। नहीं, उस टाइम भी क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो लिए, लेकिन बताया ना गिफेन लॉ जो अप्लीकेबल है, आप किसी भी प्रोडक्ट का रेट, जैसे कोई मोबाइल आ जाए तो फीचर्स वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन उसका रेट रख दे कंपनी 2,000 रुपये, स्टार्टिंग में बहुत बिकेगा, लेकिन फिर बाद में लोग उससे क्या करने लगेंगे, अरे 2,000 वाला मोबाइल लेके घूम रहा। जैसे बोलो ना, कोई अगर कार आए हो लेके जाओ, जैसे एक बार क्या हुआ, नैनो कार येलो कलर का, एक तो नैनो कार, उसके बाद कलर कौन सा, मैं अपने सर के साथ था तो वो सर बोले कि जरूर इसको ससुराल वाले से दहेज मिला होगा, नहीं तो कौन पीले कलर का कार खरीदता। तो नैनो मिला, वो भी पीले कलर का, येलो कलर। समझ रहे हो? तो एक हेज दृष्टि से लोग देखने लगे इसको, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है सर, बाइक के रेट पे आपको कार मिल जा रही है, एवरेज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है सर, सर वो लॉ की वजह से ये सफल नहीं हो पाई, सक्सेस नहीं हो पाई, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो टाटा ने, रतन टाटा ने क्या किया सर, ये एक वादा किया मिडिल क्लास फैमिली को, अनाउंस कर दिया कि हम 1 लाख टकिया कार बनाएंगे, ये 1 लाख टकिया मतलब 1 लाख रुपए वाली क्या बनाएंगे, कार। और जैसे उन्होंने अनाउंस किया, मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, वैसे ही लोग ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब आप आज गाड़ी खरीद रहे हो, बुक कर रहे हो, तो आपको साल साल बार बाद गाड़ियां मिलती है, राइट। तो इन्होंने अनाउंस तो कर दिया, और एज पर अनाउंसमेंट अब इनको दिमाग लगाना पड़ा कि भाई हम कहाँ पे प्रोडक्शन करें जहां पे हमसे 1 लाख रुपए वाली कार बन जाए। वो स्टेट सर्च कर रहे थे जहां पे टैक्स रेट क्या हो, स्टेट वाइज कम हो। तो वो कहाँ पहुंच गए सर, वो पहुंच गए, उनको एक जगह मिली वेस्ट बंगाल में, आ, कौन सा प्लेस है, वो कहानी सुनाते हैं, माइंड में स्किप किया। वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है, एक गांव था सर,
वो ध्यान नहीं आ रहा, मान लेते हैं सर एक प्लेस है वहां पे वेस्ट बंगाल में उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे इस स्टेट में और स्टेट के कंपैरिजन में टैक्स रेट वगैरह क्या है, तो उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री डालने की कोशिश की। लेकिन उस टाइम अपोजिशन में कौन था? जैसे होता क्या ना, जैसे किसी भी कंपनी को कोई भी फैक्ट्री डालना है तो ऐसा नहीं कि बस गए जमीन खरीदे डाल दी। तो बड़ा प्लान डालना होता है तो पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बातचीत होती है, किस एरिया में खोज रहा है, चीफ मिनिस्टर भी हेल्प करता है, तब जाके कोई बड़ी फैक्ट्री खुलती है। एग्रीमेंट होता है दुनिया भर की। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनसे इनका एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अपोजिशन लीडर कौन थी सर? ममता बनर्जी दीदी थी सर। तो एक बार गूगल करो तो फर्स्ट टाटा फैक्ट्री इन वेस्ट बंगाल, ऐसा कुछ कौन सा प्लेस है, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ टाटा नैनो कार इन वेस्ट बंगाल, ऐसे कुछ नाम है उस स्टेट का, उस प्लेस का। सिंगूर। हाँ सिंगूर। क्या लिखा हुआ है? सिंगूर। सिंगूर। सिंगूर में, सिंगूर में इन्होंने फैक्ट्री, अब बेचारे वो तैयारी कर दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन ममता बनर्जी ने किसको भड़का दिया? किसानों को भड़का दिया। कि अरे तुम्हारी जमीनें रतन टाटा हड़प लेंगे या कम पैसे देंगे, तुम लोग का जो खेती किसानी कर रहे हो उससे जो इनकम आ रहा है आना बंद हो जाएगा। जबकि रतन टाटा फुल कंपनसेशन दे रहे थे, बोले कि आप जिनकी जिनकी जमीन ली जा रही है उनके फैमिली से एक मेंबर्स को, दो मेंबर्स को हम लोग जॉब भी देंगे, सारी व्यवस्थाएं देंगे। मतलब वो सिंगूर प्लेस का नक्शा क्या हो जाता? बदल जाता। किसी भी प्लेस का नक्शा कब बदल जाता है सर? जहाँ पे फैक्ट्रीज आती हैं। जैसे अगर ये जब तक स्टेट नहीं बना था छत्तीसगढ़, एमपी में जब मर्ज था ये, तो उस टाइम रायपुर को कोई नहीं जानता था, किसको जानता था? भिलाई को। किस नाम से? भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी। तो सर सिंगूर जिले का ना, प्लेस का पूरा स्थिति क्या हो जाता? बदल जाता सर। ये बहुत बड़ा सिटी बन जाता, वहाँ का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता, लोगों का सबके पास जॉब आ जाता, डेवलप हो जाता सर। लेकिन किसान लोग उतने समझे नहीं। बहकाने वाली कौन आ गई? दीदी आ गई, ममता बनर्जी। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी अपोजिशन लीडर ये नहीं चाहता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटर है पॉलिटिकल, उनके कार्यकाल में कोई अच्छा काम होए। राइट। तो इन्होंने नहीं करने दिया, मतलब इतना बहका दिया किसानों को कि रतन टाटा को सिंगूर जगह से अपने फैक्ट्री को उठा के फिर शायद उन्होंने जमशेदपुर वगैरह में ले जाके फिर उसको स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब सर, वैट जब था ना तो ये स्टेट लेवल का था। हर कंपनियां वहां फैक्ट्री डालना चाहती थी जहां पे टैक्स रेट क्या हो? कम हो। ये एक इनका बहुत मेजर पॉइंट। और चीजें भी थी कि भाई कहाँ पे रॉ मटेरियल इजिली मिल जाएगा, कहाँ पे सप्लाई पूरे ऑल ओवर कंट्री इजिली हो जाएगा, तमाम चीजें देखते थे। लेकिन उसमें एक मेजर मुद्दा क्या रहता था कि टैक्स रेट कहाँ सबसे कम पड़े। राइट। लेकिन जीएसटी में ये सिस्टम खत्म हो गया सर। जीएसटी में ये सिस्टम खत्म हो गया। जीएसटी में पूरे कंट्री में सेम रूल्स है। अब कोई बंदा ये नहीं बोल सकता ये दिल्ली का रेट है, ये मुंबई का रेट है, तो ये छत्तीसगढ़ का रेट है, ऐसा नहीं। पहले लोग ऐसा यूज करते थे। इतना अच्छा तो लोग अपोज क्यों कर रहे थे इतना? कौन? बिजनेसमैन और सब लोग, बिकॉज जीएसटी को? हाँ। जीएसटी को अपोज कौन कर रहा था? जीएसटी को अपोज छोटे मोटे बिजनेसमैन कर रहे थे, छोटे क्लास में। क्यों कर रहे थे सर? मतलब वो ऐसे लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, उनके लिए तकलीफ थी कि हम कोई गुड्स खरीदेंगे तो जीएसटी लग के आएगा, और कोई एक जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो खरीदेगा, उस पर भी जीएसटी लग के आएगा, लेकिन वो इसका क्रेडिट ले लेगा, तो उसको प्रोडक्ट रेट सस्ता पड़ जाएंगे। लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते नहीं, तो हमें इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हमें नहीं मिलेगा तो हमारे लिए प्रोडक्ट महंगा होगा, इनके लिए सस्ता पड़ जाएगा। इसलिए वो अपोज करते। वो तो वैट के टाइम में भी बहुत लोग किए थे। बोल रहा है समझ गए ये लाइन क्यों लिखी हुई है?
जीएसटी इज सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द इंटायर कंट्री। अब ऑल ओवर इंडिया में टैक्स का रेट या जीएसटी का जो नियम कानून है वो क्या है, सेम है, राइट। बिफोर द जीएसटी, before GST could be introduced, the structure of indirect tax levy in India was as follow। मतलब जीएसटी के पहले सर स्ट्रक्चर क्या था इंडिया का, ऐसा। पहले मैन्युफैक्चरर गुड्स कोई चीज खरीदता था, पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना इसको, तो क्या लग के आता था, वैट। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर जब सेल करता था होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को, तो क्या लगाता था, वैट और एक्साइज। फिर से ये होलसेलर सेल करता था रिटेलर को, तो क्या लगाता था सर, वैट, है ना। अगर एक स्टेट से दूसरे सेम स्टेट में जा रहा है तो वैट, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो सीएसटी लगता था। क्या लगता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो रिटेलर कस्टमर को लगाता है, सेल करता है तो क्या लगाता था सर, वैट लगाता था। लेकिन अब क्या होता है सर, केवल जीएसटी लगता है। क्या लगता है, जीएसटी। अब सीखते हैं सर कि जीएसटी के बेनिफिट्स क्या क्या है। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी के बेनिफिट होंगे तभी तो बहुत से कंट्री पहले से लगा के रखी। क्या है, पहला क्या बोल रहा है, जीएसटी हैज मेनली रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोल रहा है, कास्केडिंग ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर क्या होता है कास्केडिंग इफेक्ट, सर कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। कल से आप लोग बुक लेके आना है ना, वॉल्यूम 7, तो इस पे आप लोग नोट डाउन भी करते जाना। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत कम शायद आप लोगों ने देखा होगा, जीएसटी के पहले जो बिल्स वगैरह आते थे उस पे ऐसे होता था। अगर आप लोग देखे होंगे कभी तो, जैसे गुड्स है 100 रुपए का, एक्साइज ड्यूटी लगता था। अगर आप मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो तो एक्साइज ड्यूटी मान लो 15% के रेट से लग रहा है, 15 रुपए। फिर ये ऐसे कैलकुलेट होता था, 115 रुपए। फिर वैट लग रहा है एट द रेट ऑफ 4%। कितना हो जाता था सर, वो 115 पे कैलकुलेट होता था। ये हो जाएगा आपका 4 रुपए 60 पैसे होगा। 100 रुपए का 4%, 4 रुपए, और 15 रुपए का 60 पैसे, 4 रुपए से। कहने का मतलब ये जो वैट लग रहा है ये केवल गुड्स पे नहीं लग रहा है, इस टैक्स पे भी वैट लग रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात, तो ये वैट क्या है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। क्या लग रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स। इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। और प्रोडक्ट का रेट 119 रुपए 60 पैसे का ऐसे टोटल वैल्यू बिकता था। कहने का मतलब सर कि इसको 4 रुपए लगना चाहिए, गुड्स पे लगना चाहिए, किस पे लगना चाहिए, गुड्स पे। लेकिन ये किस पे लग रहा, 115 पे लग रहा है। मतलब टैक्स के ऊपर क्या लग रहा है, हमारी बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, कास्केडिंग। अब बताओ, अब क्या है, जीएसटी है, क्या है, जीएसटी है सर। गुड्स मान लो 100 रुपए का है, मान लो जीएसटी कितना है एट द रेट ऑफ 18%, तो कितना हो गया, 18। अब क्या टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है क्या, पहले क्या होते थे सर, तमाम टाइप के टैक्सेस है। जीएसटी ने क्या किया, सारे टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बन गया जीएसटी। तो अब टैक्स के ऊपर टैक्स कब लगेगा, जब एक से ज्यादा टैक्स रहेगा तब। अब तो कितने प्रकार के टैक्स है सर, एक प्रकार। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट को जीएसटी ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सारी बात समझ में। तो पहला बेनिफिट ये बोलता, रिमूवल ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट हैज इंपैक्टेड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सिंस द जीएसटी रेजिम eliminates the tax on tax, the cost of goods decreases। सर कास्केडिंग इफेक्ट हटने से गुड्स की प्राइस क्या हो गई, कम। ऑल्सो जीएसटी इज मेनली टेक्नोलॉजिकली ड्राइवन।
सर जीएसटी क्या है? टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम है, मतलब जीएसटी का जो वेबसाइट्स है, जीएसटी का जो डेटाबेस है वो क्या है? टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है सर। आगे इस पे चर्चा करेंगे और कि कैसे है ये। ऑल द एक्टिविटीज लाइक रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, एप्लीकेशन फॉर रिफंड, रिस्पॉन्सेज टू नोटिस नीड्स टू बी डन ऑनलाइन। अब अपन क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन सारी चीजें कर सकते हैं, राइट, जो कि पहले नहीं था। विच एक्सिलरेट द प्रोसेस, जिससे प्रोसेस क्या हो गया? आ रही बात समझ में? पहले क्या होता था, कोई भी नोटिस आता था तो हम लोग को डिपार्टमेंट जाके क्लेरिफिकेशन देना पड़ता था। उसके लिए हायर करो टैक्स प्रोफेशनल को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अंडर द टेबल काम होता था सर। अभी सारी चीजें क्या है? ऑनलाइन है। क्या है? ऑनलाइन। ये लास्ट टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो पहला बेनिफिट क्या है सर? कास्केडिंग इफेक्ट हट गया है। दूसरा, हायर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है? लिमिट। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट फॉर जीएसटी। सर लिमिट मतलब जैसे पहले वैट में या सीएसटी में अगर ऐसा बोला जाए कि भाई आपका 10 लाख टर्नओवर है तो आपको वैट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, लेकिन जीएसटी में कितना हो गया सर? 40 लाख हो गया। कितना हो गया? 40 लाख। मतलब टैक्स रजिस्ट्रेशन करने की जो लिमिट थी इसमें क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया सर। कंपोजिशन स्कीम, सर एक स्कीम जीएसटी में आया, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ये क्या होता है चर्चा करेंगे अभी। मतलब छोटे बिजनेसेस के लिए एक अलग स्कीम लेके आए सर। फिर और क्या बेनिफिट है सर? सिंपलर ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर जीएसटी कंप्लायंस। आप जीएसटी कंप्लायंस का सिंपली कर सकते हो सर, ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज हो रखी है। जैसे जीएसटी का रिटर्न भरना, रजिस्ट्रेशन भरना, सब ऑनलाइन हो गया। रिलेटिवली लेसर कंप्लायंसेज अंडर जीएसटी। सर जीएसटी ने क्या किया? 17 प्रकार के, कितने टाइप्स के सर? 17 टाइप्स के टैक्सेस को, 17 टाइप्स के टैक्सेस को कन्वर्ट करके किस पे बदल दिया? अब आप बताओ कि अगर आपको 17 सब्जेक्ट्स मिल जाए पढ़ने के लिए तब आपके लिए अच्छा है, या केवल एक सब्जेक्ट रहे वो? 17 टाइप के टैक्सेस और इनके नियम भी क्या है सर? अलग अलग है। जब जीएसटी आया तो सब खुश था सर, केवल एक तबका खुश नहीं था। वो कौन था नहीं खुश था? सर टैक्स प्रोफेशनल्स। सर क्यों नहीं खुश थे वो लोग? क्योंकि पहले वो क्या करते थे, भैया सीएसटी का टाइम हो गया है और आपका रिटर्न भरना है। क्लाइंट बोलता था ठीक। फिर कुछ ही देर में वैट का आपका रिटर्न भरना है, ठीक। फिर कुछ ही देर में एक्साइज का भरना है, मतलब वो थ्रू आउट द बिलिंग। अब जीएसटी आ गया तो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा हर दिन अब जीएसटी का भरना है, फिर जीएसटी का भरना है, फिर अब तो सर कंप्लायंसेस कम हो गए सर। तो सारे तबके खुश थे, लेकिन टैक्स प्रोफेशनल को एक चीज एहसास हो गया था कि हम लोग की अब कमाई क्या हो जाएगी। जो हम लोग बिल पे बिल, बिल पे बिल अपने क्लाइंट को देते थे, वो सिस्टम क्या हो जाएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन तो जब जीएसटी आया ना, तो होता है ना कि आपके पेट में अगर कोई स्टोन नाम की बीमारी, जानते हो आप लोग, पथरी जिसको बोलते हैं, तो दो ऑप्शन रहता है पेशेंट के पास। या तो वो मीठा मीठा दर्द सहता रहे, या तो एक बार ऑपरेट करके बड़ा दर्द ले लेकिन जिंदगी भर क्या हो जाए सर, उससे उस दर्द से सुकून ले ले। तो जब जीएसटी आया, जीएसटी क्या है सर? ऑपरेशन कर दिया गया। एक बार दर्द बहुत लोग को हुआ सर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब क्या हो गया सर? उन लोगों को सुकून हो रहा है, आ गया। छोटे 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 बार बार दर्द नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो जब जीएसटी आया ना, तो इतना डर बैठा दिया गवर्नमेंट ने, या ऐसा र्यूमर्स फैला दिया टैक्स प्रोफेशनल से कि अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो आपको 6 महीने की जेल हो जाएगी, तो साल भर की जेल हो जाएगी, तो इतनी पेनाल्टी लग जाएगी, इतनी फाइन लग जाएगी। मतलब इतना डरा दिए कि बहुतों ने बिजनेस बंद कर दिया। बहुत लोग फटाफट रजिस्ट्रेशन कराए, फटाफट रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो उसमें स्टार्टिंग फेज में टैक्स प्रोफेशनल लोगों ने बहुत पैसा कमाया, इतना कमा लिए कि अब जिंदगी भर उनको कमाने की जरूरत नहीं।
तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपए ले रहे हैं, 10 मिनट का काम है, और भर भर के रजिस्ट्रेशन कर रहा है, सुबह से लेकर रात भर क्या चल रहा है, रजिस्ट्रेशन। समझ पा रहे हो? इससे कोई चीज चेंजेज हुआ तो कुछ लोग तो बहुत पैसा कमा लिए सर स्टार्टिंग में, टैक्स प्रोफेशन बहुत पैसा कमा सर, और उनको ये पता था कि ये भी मौका है, कमा के छाप लो, बाद में फिर हमारी कमाई क्या हो जाएगी। हर क्लाइंट को भी नहीं कराओगे रजिस्ट्रेशन, बिलिंग विदाउट जीएसटी हो जाएगा, 6 महीने की सजा। अब मान लो कोई बिजनेसमैन है जो आज तक जेल का चेहरा नहीं देखा है, और उसको ऐसे डरा दोगे भाई 6 महीने का सजा हो जाएगा, डर जाएगा नहीं डर जाएगा सर? डर जाएगा, बोला कर दो भैया रजिस्ट्रेशन, 10,000 रुपये लगेगा, कम से कम जेल तो नहीं जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो स्टार्टिंग फेज में बहुत कम आए, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगी सर उन लोग को। तो रिलेटिवली लेसर कंप्लायंसेस हो गया सर, अब बहुत ज्यादा कम कंप्लायंसेस है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 17 टाइप के टैक्सेस मेंटेन करने में। बोला जाता है जब से एडवोकेट, टैक्स प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, तो अगर ये लोग हड़काएंगे नहीं तो क्लाइंट पैसा कभी देगा देगा। मैं आपको अपना रियल घटना बता रहा हूँ। मेरे बेटी को एक छोटा सा प्रॉब्लम था, मतलब छोटा सा प्रॉब्लम क्या था, डॉक्टर बोला कि 99% कोई दिक्कत नहीं है, 1% ये दिक्कत हो सकता है, और आप इसको ट्रीटमेंट करा लीजिए, एक बार स्क्रीनिंग करा लीजिए, जो रायपुर में स्क्रीनिंग नहीं होता है। फिर हमने एक सेकेंड ओपिनियन एक डॉक्टर से लिया, बच्चे के डॉक्टर से, डॉक्टर साहब को जानते हो। तो मेरे बोले कि नहीं बेटा जो है टेंशन मत लो, जब होगा तब देखा जाएगा, वैसे चांसेस नहीं, जब होगा तब ट्रीटमेंट करेंगे अभी। लेकिन एक डॉक्टर बोला कि 1%, वो छोटा सा हमारे माइंड में क्या डाल दिया, टेंशन डाल दिया। तो मिसेज मेरी, चलो सब काम छोड़ के पहले उसका दिखाओ, उसको दिखाओ, उसको दिखाओ, उसको दिखाओ, उसको दिखाओ। यहाँ से थक हार के जाता था, खाना प्लेट बाद में आता था, पहले होता था कब टिकट बनवाए आज, टिकट बना। तो फिर हम लोग मुंबई का, मैं देखा कि अब चलो चल देते हैं, नहीं मैं भी डर गया कहीं कुछ हो गया, और फिर ये पछताने की चीज रहे। तो मुंबई में गए हम लोग इलाज कराने के लिए, डॉक्टर वहां का, ये पहला टेस्ट लगेगा, कितने का, तो एक बड़ा अमाउंट, ठीक है। मैम थी, कराया हमने टेस्ट, फिर उन्होंने 8-10 टेस्ट और लिखा कि इसको यहाँ 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 आप करवाइए। हम लोग बस ऑटो पकड़ के, टैक्सी पकड़ के बस, और वहां टैक्सी का भाड़ा मतलब समझ रहे हो, यहाँ से बगल में भी जाना है तो उनका मीटर 1,000, 2,000, 1,500, क्योंकि कोई चीजें बगल में रहती नहीं थी, कहते बगल में होते हैं लेकिन बगल में रहती नहीं सर। और वो लोग डॉक्टर का ना हर जगह कमीशन बंधा रहता था, वो जहां बोलेंगे वहीं जाके वो कराना। बस दिन भर यही चल रहा है 1 हफ्ते से। फिर वो रिपोर्ट आता था, इस रिपोर्ट में तो कुछ नहीं है, बट 1% जो है केसरी जी, 1% लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है, तो इसका एक नेक्स्ट लेवल की स्क्रीनिंग होती है, वो आप करवा लो। ठीक है मैम, कितना, उसका क्या चार्जेस है, उसका 60,000, ठीक है। अब उसका भी हो, फिर उसका रिपोर्ट मैम कब आएगा, 3 से 4 दिन में आएगा, 3 से 4 दिन में फिर रिपोर्ट है। फिर हम लोग गए रिपोर्ट लेके, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन मे बी कॉज, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आधे % टका बोलते हैं, आधे टका चांसेस है कि हो सकता है इन फ्यूचर में ऐसा वैसा। तो अपन क्या करते हैं, प्लान करते हैं एक और स्क्रीनिंग करने, मैडम उसका क्या चार्ज लगेगा। तो उन्होंने अपना स्क्रीन में दिखाया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये वो ऐसा वैसा दिखाना चालू किया। अब वो देख के कंडीशन एकदम हाथ पैर मेरा कांपना चालू। एक स्क्रीनिंग और ट्रायल करते हैं, उसमें हो सकता है कुछ, वो भी करवाया। कितना मैडम, इतना, आप इतना जमा करवा दीजिए, वो भी जमा किया।
अब मतलब हम लोग इस सिचुएशन में आ गए कि इतना पैसा खर्च करके ना बैक होते बन रहा, ना आगे होते बन रहा। वो भी आया, वो भी रिपोर्ट नॉर्मल। फिर जब नेक्स्ट टाइम फिर मीटिंग हुआ, फिर जब वो लाइन बोली ना, तीसरी आधा आधे 1% और टका हो सकता है चांसेस की, तब फाइल दो मेरे को। मतलब जब होगा तब देखेंगे। 1.5-2 लाख तो सुखा दिया आप, एक आधे आधे 1% टका टका करके। मतलब लुटेरे जिसको बोलते हैं ना। मतलब फाइल दीजिए, जब होगा तब देखा जाएगा। मैं घर पे फोन किया तो मेरा बड़ा भैया बोला तुम सड़क पे आ जाओगे, सब चक्करों में फंसो मत, शांति से आओ, जो है जब होगा तब देखा जाएगा। उसको योगा एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं है, डॉक्टर चक्कर में फंसोगे ना तो आधे 1% करके तुम्हारा घर तक भिजवा देंगे। मतलब जब जाओ तब एक ही डायलॉग। तो ये लोग डरा के पैसा लेते हैं। वो चीजें मुझे कब समझ में आई, जब 1.5-2 लाख रुपए हाथ से निकल गया। नहीं तो 10-20 लाख खर्चा करवा देते, अभी उनका आधे 1% क्या रहता। क्योंकि सर हर में तो कमीशन बन रहा है ना, तो वो सीन है सर। तो ये लोग हड़का के पैसा लेते हैं सर। अब जैसे कोई टैक्स प्रोफेशनल है या सीए, अगर वो बोले कि नहीं अगर ये फाइलिंग नहीं किया, ये नहीं हुआ, तो फिर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आपके ऊपर केस हो सकता है, तो ये फला प्रोविजन है, फला पेनाल्टी है। क्या करेगा क्लाइंट सर हमारे। तो इस तरीके से भड़का भड़का के लोग क्या किए, क्लाइंट से भर भर के जीएसटी, जिसका जरूरत भी नहीं है उसका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सर हर 5-10 मिनट में 10,000 आ रहा है, किसको खराब लग रहा, करा दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बहुत पैसा कमाया सर ये लोग। इसलिए डॉक्टर डॉक्टर के पास जाइए तो हमेशा सेकेंड थर्ड ओपिनियन लीजिए। अदरवाइज कोई गलत डॉक्टर आपको मिल गया, गलत डॉक्टर इन द सेंस, अच्छा ये देखो यहाँ का जो डॉक्टर भेजा था, मुझे पूरी गेम कब समझ में आया, जब यहाँ का डॉक्टर जब भेजा था, तो जब मैडम को मैं दिखाया कि मैडम ये डॉक्टर ने मुझे रेफर किया, मैं रायपुर से आया हूँ, या किसी आई हैव कॉल्ड हिम, मतलब डिस्कशन हैज ओवर, आई हैव जस्ट टेकन ऑल हिस्टोरी, हाँ आपके डॉक्टर का फोन आया था, तो मुझे गुस्सा आया कि यार मेरे डॉक्टर की क्या जरूरत थी, या उसको क्या गरज, कौन सा मेरा सगा था कि वो पहले से फोन करके बता रखा है कि हाँ देखो पार्टी ठीक ठाक है, अच्छे से लेना है ना? समझ रहा। तब मुझे बाद में ये गेम समझ में आया। मैं बोला यहाँ तो वो डॉक्टर हमें आज तक लिफ्ट नहीं दिया, जब जाता हूँ तो 4 घंटा वेट करवा के तब इलाज करता है, एक सर्दी खांसी भी हो जाता है तब तो इतना पहचान मेरे को नहीं बनाया। लेकिन हम मुंबई आए तो ये दोनों डॉक्टर आपस में इतना शेयरिंग रहेगी, हमारी इतनी शेयरिंग रहेगी, सब पूरा सेटिंग टाइट है सर। तो कभी भी जब भी आपको लगे, आप सेकेंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन। फिर जब मैं अपने मिसेस को बोला कि यार इतना खर्चा हो गया, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। छोड़ो छोड़ो परेशान, एक 15-20 दिन से लोग दौड़ा भी रहे हैं, हटाओ जब देखा जाएगा। मतलब यही चीज तो डॉक्टर भट्टर साहब कह रहे थे और मैं भी समझा रहा था, लेकिन तुम्हें पैसे बढ़े थे, अब 2 लाख खर्चे करवा लिया, परेशान हो गए, अब तुमको समझ में आ रहा है चीज़। हम लोग इधर ट्रीटमेंट कराते थे, वो होता था, फिर टेस्ट आता 2 दिन बाद, तो 2 दिन क्या करें, तो वही 2 दिन मुंबई घूमते थे सर। वहां भी पैसा खर्चा और इधर भी खर्चा। जब हफ्ते 10 दिन घूम लिए, मुंबई भी घूम लिए, दिखा लिए, सब खर्चा कर भी लिए, तो मिसेस को भी मेरे समझ में आ गया कि नहीं अब। तो मैं पूछा कि भैया तुम पहले सेटिस्फाइड हो लो, मुझे पैसे लगाने की दिक्कत नहीं है, तुम सेटिस्फाइड हो लो, जब तक तुम कहोगे तब तक मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल को ये मत कहना कि आपने पैसे की वजह से बैग गेयर ले लिया। क्योंकि जो माँ होती है ना, वो अच्छा होगा तो भी अपने क्रेडिट लेती है, बुरा होगा तो भी। मैं तो बोली थी आपको ट्रीटमेंट का, तो मैं बोला भैया कर लो, आप सेटिस्फेक्शन हो लो अच्छे से। तो घुमा फिरा के फिर मैं भट्टर सर के पास आया। मैं बोला सर मैं गया था वहाँ, ऐसा वैसा इलाज। तो मैं बेटा मैं कब बोला था आपको जाने के लिए, मैं तो बोला था जब होगा तब, कुछ जरूरत ही नहीं था इन सब का, अभी का ये सब टेस्ट वेस्ट कुछ जरूरत नहीं। तो कुछ रायपुर के डॉक्टर साहब खा लिए, कुछ वो मैडम थी होशियार, 1 टका आधा टका करके वो निपटा दिए। हाँ वो थोड़ा सा उनका ये नहीं रहता कि पैसा, और बच्चे को कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ कि आज आप हार्ट डॉक्टर के पास जाइए, हार्ट डॉक्टर, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, तो भी वो कुछ क्या कहेगा, कुछ ना कुछ
बोलेगा, कमेंट करेगा क्या सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा ये दिक्कत है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या ये एक्सरसाइज करिए। वैद्य के पास जाइए, वो अलग ज्ञान देने लगेगा। झाड़ फूक के पास गए तो तू तो पूरा झाड़ फूक के किनारे कर देगा वो सब। आ रही बात समझ में? आप स्वस्थ हैं, अगर आपको कभी भी आजमाना है, आप स्वस्थ हो, आप चले जाओ किसी भी डॉक्टर के पास, कोई बीमार, आपको हार्ट में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आप चले जाओ किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। और कुछ नापेगा फिर बोल देगा कि हाँ ये थोड़ी सी दिक्कत है। ह्यूमन बॉडी है, उसमें कुछ तो वो प्रॉब्लम है सर। था कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मन में एक शंका डाल के, और भी कैसे हो गया, उसको सर्दी हुई थी, मैं लेके गया था डॉक्टर का, तब चेक किए, बोले यार ये स्पॉट कैसा है बॉडी में, तो मैं बोला सर ये बाई बर्थ है। अब वो न जाने कहाँ से उनके दिमाग में आया, बोले इसको टेस्ट कराइए, ये कराइए, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो बोला ठीक है सर, आप प्रोसीजर कर, बोले नहीं इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है, ये 1% बच्चों के साथ होता है, और फॉरेन में अधिकतर बच्चों के साथ होता है। तो आप क्या करिए, इसका मुंबई में ही या दिल्ली में 2 हॉस्पिटल का नाम बताया, वहाँ पे आप, उन्होंने जो मुंबई में बताया था ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। वहाँ क्या होता था, सुबह 4 क्या बहुत लोग रात को ही लाइन लगा के रखे पड़े हैं। जैसे यहाँ का मेकाहारा तो मान लो छोटा है, वहाँ का कौन सा मेमोरियल ऐसा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके चक्कर में 2-3 हज़ार तो मेरा वो नुकसान हो गया। मैं एक दिन 7 बजे नंबर लगाने गया तो मेरा नंबर नहीं आया, देख रहा हूँ पहले से 2 किलोमीटर लाइन लगी है। फिर अगले दिन 6 बजे लगाने गया, 5-5:30 बजे, तो भी देख रहा हूँ 2-3 किलोमीटर लाइन लगी है। मैं इस बार कसम खा के, यानी इस बार तो पहले जाके लगाऊंगा। 4 बजे गया तो भी देख रहा हूँ। मैं बोला यार ये बस टैक्सी का भाड़ा भर रहे हैं अपन। तब बाद में पता चला कि लोग यहीं सोते हैं और यहीं लगाए पड़े हैं। और या फिर मैं वहाँ पे, एक राकेश कोहली सर है, उनसे हम लोग का टैली का बुक्स वगैरह छप के मुंबई से आता है, था पहले, तो वहाँ तो मेरे को बोले कि रोहित भाई जो है, यहाँ पे आप ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जब आपका कोई परिचय रहेगा, कोई लिंक सोर्सेज रहेगा तब, अदरवाइज आप नंबर लगाते रहोगे ट्रीटमेंट नहीं होगा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था मतलब। तो मतलब तब तब उन्होंने बोला कि सेम ट्रीटमेंट ये इस हॉस्पिटल के मतलब एक्स रह चुकी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, आप इनसे बात कर लो। तो वही जो जिस मैडम का बोल रहा हूँ 1% आधा टका, वो उन्होंने उनके पास फेंका हम लोग को। वहाँ गए हम लोग, उनका प्राइवेट था, प्राइवेट में चीज़ें फटाफट हो रही थी, लेकिन फटाफट और हर चीज़ नॉर्मल आ रहा है, जब कुछ रहे तब तो अब नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल आ रहा है। लेकिन वो 1% आधा टका, 1% आधा टका करके 1-2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये सुखा रहे। हम्म, मालूम नहीं, क्या खराब चल रहा है क्या? डॉक्टर सर, नहीं थोड़ा सा वो क्या होता है ना, एक तो एजेड हो गए हैं, और थोड़ा सा ना, वो एक दिन जब मैं गया उनके केबिन में नया था, बोला यार मेरे को क्यों नमस्ते कर रहे हैं, तो इतने एजेड, इतने सिंसियर सीनियर डॉक्टर हैं। मैं बोला, "सर," वो इतने झुके तो मैं और झुक गया। भाई आप हर चीज में आप मेरे से बड़े हो। वो सबसे झुक झुक के झुक। तो बाल गोपाल हॉस्पिटल पूरा उन्हीं का, अभी तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल का फ्लोर का बन रहा है उनका। तो मैं पूछा उनके, चूंकि हमारे 1-2 परिचय के लोग वहां पे जॉब करते हैं, तो मैं पूछा, बोला सर वो पेशेंट के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, हम लोग के लिए बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो ऐसे ऐसे बस करते हैं सर, लेकिन है स्ट्रिक्ट। सब डरते हैं। और हालांकि भाई इतना बड़ा, नहीं नहीं, वो वैसा लूटने का तो मेरे को नहीं समझ में आया उन लोग का, ठीक है मतलब, मुझे लगा मतलब एक होता है ना कि वैसा हो जाता, मेंटल टाइप के लोग हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा सबको, जैसे
लेकिन वो आज भी बेचारे, मैं सुनता हूँ 9, साढ़े 9, 10 बजे पहुंच जाते हैं और रात को 8, 9 बजे 8 बजे तक रहते हैं। सेवा मतलब, फिर भी वो चार्ज बहुत कम लेते हैं, देखते हैं सब बच्चों को देखते हैं, फिर उसके बाद अपने हॉस्पिटल जाते हैं। तो मेहनत भी आज बहुत करते हैं। उनका लड़का जो है वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, कौन भट्टर आकाश है, अभिषेक भट्टर ऐसा कुछ का। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो। वहाँ की स्टाफ लोग बताते हैं नहीं सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये लोग। तो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो इतना बड़ा वो चल नहीं पाएगा, तो उनकी मजबूरी से बहुत वो लोग स्ट्रिक्ट है। तो कुछ लोग का आदत हो जाता है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये है, क्या नाम है इनका, यहाँ के जो पार्षद है मृत्युंजय दुबे, मैं उनको पर्सनली कभी नहीं जानता हूँ, लेकिन वो जब देखते हैं, तो एक दो बार किया तो मैं भी कर लिया, 2 बार 3 बार 4 बार जब हुआ तो मैं बोला अरे, तो क्या हैबिट लग जाती है, नहीं समझ रहे बात को? क्या हैबिट लग जाती है तो अब उनके लिए जितना अच्छा टर्म्स होगा उतना हाँ बेटर है। उनके लिए हैबिट लग गए हैं, क्योंकि वो जब तक ऐसे से 4 लोग से करेंगे नहीं, जैसे वो देखते में बात भी करते रहते हैं, इधर आपसे आमने सामने बात कर रहा है लेकिन वो झूठी, हाँ नो, ऐसे सर हिलाते रहते हैं जैसे उनको कोई नमस्कारी मारा हो, जब भी कोई मारता नहीं है, लेकिन जब मतलब वो फील कराना लोगों को। देखिए क्या लिखा, डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर ई कॉमर्स के लिए, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो उबर हो गया, आपका जोमेटो हो गया, वॉट एवर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनके लिए एक अलग रूल्स इन्होंने डिफाइंड किया टैक्स में कि कैसे क्या करना है। इंक्रीज एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स, मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन में थोड़ा सा टैक्सेशन का रूल्स रेगुलेशन थोड़ा सा अप डाउन था, उसको जीएसटी में सही किया गया है सर। एंड रेगुलेटिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उस पर इन्होंने फोकस किया, और मिला जुला के जीएसटी से पूरे टैक्स सिस्टम को क्या किया सर, इजी कर दिया। मतलब पहले ऐसा था कि आप टैक्स भर रहे हो तो भी आपके घर नोटिस आ रहा है, नहीं भर रहे हो तो मान लो तब तो आएगा ही। जैसे अगर आप पढ़ के जाते हो तो भी आपको क्लास में पीटा जा रहा है, और बिना पढ़े जाते हो तो भी पीटा जाता है, तो आप पढ़ के जाओगे बिना पढ़े जाओगे सर? जैसे हम लोग के टीचर्स थे संस्कृत के, उनका हैबिट था, क्या किस खोपड़ी के थे हमें आज तक नहीं समझ में आया। वो क्लास में आते थे और बालक का रूप पूछते थे सर। विधभूषण शुक्ला सर था, मतलब हम लोग का नाम सुन के शरीर कांप जाता था सर। वो आते थे और एक तो क्लास में लेट से आते थे, भाई लेट से आओगे तो जाहिर से है बच्चे, हम लोग बच्चे हर बात करेंगे, कोई टीचर नहीं रहेगा क्लास में, तो वो आते ही बालक का रूप पूछना था। और उनका नियम था, अगर आप सही लिख दिए, मतलब खड़े हो गए कि नहीं मुझे नहीं आता तो 10 छड़ी, लेकिन आप बोलते हो मुझे आता है और आपको लिखवाते थे, और कहीं पे एक बिंदु भी अगर छूट गया तो 20 छड़ी। तो 99% बच्चे तो ऐसे डर के मारे लिए 60 60 60 60 60, और 2 3 बच्चे जो रहते थे, 3 4 बच्चे पढ़ने में जो तेज थे, वो जाते थे तो उनको लिखने के लिए बोला जाता था, तो वो बेचारे गलत एक आध बिंदी कर देते तो उनको 20 छड़ी मिलती थी। तो ऐसा करते करते वो क्या किए, मतलब कई दिन ऐसा सिलसिला चला, ऐसे कई दिन सिलसिला चला। फिर बाद में एक दो बच्चे एकदम परफेक्ट लिखना चालू किए, फिर उन्हीं का देख देख के दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, लेकिन उनका नियम यही था सर, फट फट। तो क्या होता सर, बहुत से जो बच्चे पहले से हैंड्सअप उठा लिए, मतलब 90% क्लास पहले से हैंड्सअप, पढ़ के जाओगे तो भी मार खाना, नहीं पढ़ के जाओगे तो भी मार खाना, इससे अच्छा पढ़ के जाने से क्या मतलब। तो वही चीज था सर, पहले टैक्स भरो तो भी नोटिस, क्योंकि नियम कानून बहुत ज्यादा थे, और नहीं पढ़ के नहीं टैक्स भरोगे तो नोटिस आना है। तो लोग क्या करते थे, टैक्स की चोरी करते थे, जब आएगा रूल्स तब देखा जाएगा, तब उस टाइम टैक्स पैसा ले दे के मैटर को रफा दफा करते थे। लेकिन अब वो सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब सारे सिस्टम को इन्होंने क्या कर दिया, सिस्टमैटिक कर दिया, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, है ना। अब और कल हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ जीएसटी। अभी जीएसटी की कई चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इसका मेन बेनिफिट्स है, ये आगे चीजें समझ में, ठीक है।